So hello guys and welcome back to another very important video session from your own channel Ozone Classes. My name is Vipin Kumar Sharma and I am your biology mentor. In this particular video we are going to solve all the past year questions of respiration in plants. Respiration in plants is a very important chapter from examinations point of view. यहाँ से काफ़ी सारे conceptual questions आपके पूछे जाते हैं examination में. इस चैप्टर को आज हम टैकल करने वाले हैं और इसके लास्ट 15 साल के जो भी नीट में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको आज हम एक शॉट में देखने वाले हैं. तो हल्का सा फीवर है यार, आवाज़ में थोड़ी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा. अभी हम स्टार्ट करते हैं. तो अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए. ओजोन क्लासेस नाम से आपको चैनल मिल जाएगा, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा. मेरा एक क्रैश कोर्स चल रहा है अनअकैडमी पे, उसके सारे लिंक्स मैं अपने टेलीग्राम पे अपडेट करता हूँ. तो अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे तो आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे. आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे सेकंड चैनल को, दैट इज ओजोन क्लासेस 2.0. इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है. एंड इफ यू आर ऑन इंस्टाग्राम देन यू कैन फॉलो मी अपॉन विपिन शर्मा बायोलॉजी विच इज माय ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल. तो गाइस बात करते हैं क्वेश्चंस की और देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं. तो पहले मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ. राइट, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर क्रैब साइकिल, यानी क्रैब साइकिल के लिए कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है. देयर इज वन पॉइंट इन द साइकिल वेयर FAD इज रिड्यूस टू FADH2, यानी एक पोजीशन पर आपका FADH2 निकलता है. ये बात एकदम ठीक है. ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ सक्सिनाइल कोएंजाइम टू सक्सिनिक एसिड, यानी जब सक्सिनाइल कोएंजाइम सक्सिनेट में कन्वर्ट होता है तो एक GTP का मॉलिक्यूल निकलता है जो कि बाद में ATP में कन्वर्ट हो जाता है. ये बात भी आपकी एकदम करेक्ट है. द साइकिल स्टार्ट्स विद कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम विद पायरुविक एसिड. ये बात एकदम गलत है क्योंकि आपका जो पहला प्रोडक्ट बनता है वो क्या है, वो आपका 6 कार्बन का सिट्रिक एसिड है. अगर आपका पायरुवेट 3 कार्बन का है और एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन का है तो रिजल्टेंट 6 कार्बन का कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना. 3 और 2 5 होते हैं. तो यहां पर क्या होगा, आपका पायरुविक एसिड नहीं होगा, यहां पर आपका ऑक्सैलो एसिटेट होगा जो कि आपका बेसिकली मर्ज हो जाएगा विद एसिटाइल कोएंजाइम में. तो आपका 6 कार्बन का सिट्रेट बन जाएगा, यानी सिट्रिक एसिड बन जाएगा जो आगे चल के आइसोसिट्रेट देन आपके बाकी सारे कंपोनेंट्स बना लेता है. There are 3 points in the cycle where NAD is reduced to NADH. बिल्कुल सही बात है. 3 पॉइंट्स पे आपका NADH रिलीज होता है, 2 पॉइंट्स पर आपका CO2 रिलीज होता है, एक आपका GTP रिलीज होता है और एक आपका FADH2. ये कहानी है आपके क्रैब साइकिल की. तो सी वाली स्टेटमेंट है ये गलत है. पायरुविक एसिड का इसमें कोई रोल नहीं होता, तो ये आपका आंसर हो जाएगा. ये रॉन्ग स्टेटमेंट है. विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल्स इज कॉमन टू रेस्पिरेशन मीडिएटेड ब्रेकडाउन ऑफ फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, यानी फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में से इनमें से कौन सा कंपाउंड ऐसा है जो कॉमन है. अगर आप देखेंगे तो ग्लूकोज जो है आपका वो ग्लाइकोलिसिस से कन्वर्ट किस में होता है, वो ग्लाइकोलिसिस से कन्वर्ट होता है आपका 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट में. फिर ये जो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट है ये बनाते हैं आपके 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम A, और एसिटाइल कोएंजाइम A आपका एंटर कर जाता है इनटू क्रैब साइकिल और द ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल. अब अलग अलग जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अलग अलग जगह पर अपने मेटाबॉलिज्म को लिंक कर देते हैं. यानी ग्लूकोज तो आपका कार्बोहाइड्रेट है ही जो कि आगे चल के एसिटाइल कोएंजाइम A बनाएगा. ये एसिटाइल कोएंजाइम A जो है आगे चल के फैटी एसिड सिंथेसिस में भी पार्टिसिपेट कर सकता है, तो ये फैट मेटाबॉलिज्म का भी इंपॉर्टेंट पार्ट है. ये एसिटाइल आगे चल के क्या कर सकता है, आपका प्रोटीन सिंथेसिस या प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में भी पार्ट ले सकता है. तो ये भी आपकी करेक्ट बात हो जाएगी. काफी ऐसे प्रोटीन भी हैं जो डिग्रेड होकर एसिटाइल कोएंजाइम A बना सकते हैं, या ये TCA साइकिल का कोई इंटरमीडिएट बना सकते हैं, या फिर ये पायरुवेट भी बना सकते हैं. यानी कि एसिटाइल कोएंजाइम A आपका इसमें जरूर आएगा. और फैटी एसिड आपके ब्रेकडाउन होकर एसिटाइल कोएंजाइम A ही बनाते हैं. तो एसिटाइल कोएंजाइम A को आप क्या बोलते हो, लिंक मॉलिक्यूल बोलते हो. इसे आप लिंक मॉलिक्यूल बोलते हो क्योंकि आपका अलग अलग बायोमोलिक्यूल्स के मेटाबॉलिज्म के बीच में लिंक प्रदान करता है. सो एसिटाइल कोएंजाइम इज अ मॉलिक्यूल जहां पे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का मेटाबॉलिज्म साथ में आके मर्ज होता है. सो इट इज अ प्लेस ऑफ कनेक्शन बिटवीन द मेटाबॉलिज्म ऑफ बायोमोलिक्यूल. सो एसिटाइल कोएंजाइम इज द करेक्ट आंसर. और ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पास्ट ईयर में आया हो सकता है आपको 1-2 बार और देखने को मिले. क्वेश्चन 3, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, यानी ऐसी फॉस्फोराइलेशन यानी कि ADP पर फॉस्फेट का ऐड होना इस तरीके से जिसमें आपकी एनर्जी कहां से आई हो, ऑक्सीडेटिव रिएक्शन से आई हो, यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन से आई हो. फॉर्मेशन ऑफ ATP बाय ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम अ सबस्ट्रेट, इसको आप क्या बोलते हो, इसको आप सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन बोलते हो. सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन ये आपकी ग्लाइकोलिसिस में होती है. ओके, ये आपका क्रैब साइकिल में भी देखेंगे एक स्टेप जिसपे GTP बन रही है वो आपका सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है. तो नॉट ऑल सबस्ट्रेट फॉस्फोराइलेशन आर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है.
ऑक्सीडेशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप इन एटीपी, यानी एटीपी पे फॉस्फेट लगाना, एटीपी में ऑलरेडी 3 फॉस्फेट है, इससे ज्यादा फॉस्फोराइलेशन नहीं हो सकता। एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप टू एटीपी, एटीपी में और फॉस्फेट ऐड करना रियली नॉट पॉसिबल। फॉर्मेशन ऑफ एटीपी बाय एनर्जी रिलीज फ्रॉम इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट से, इलेक्ट्रॉन के एडिशन रिमूवल से, यानी बेसिकली क्या हुआ आपके, और इलेक्ट्रॉन्स अगर रिमूव हो रहे हैं तो आपका मतलब यहां पर रेडॉक्स रिएक्शंस हो रहे हैं ड्यूरिंग सबस्ट्रेट ऑक्सीडेशन, ये बात आपकी करेक्ट हो जाएगी। यानी यहां पर आपके रेडॉक्स रिएक्शन से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के रिमूवल से आपको क्या मिलेगा, आपको एनर्जी मिलेगी जो कि आपके एडीपी को फॉस्फेट के करीब ले आएगी और आपके मर्ज होकर क्या बना लेंगे, एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बना लेंगे। तो डी आपका आंसर एकदम एक्यूरेट है, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, साइटोक्रोम्स आर फाउंड इन, साइटोक्रोम्स कहां पाए जाते हैं? साइटोक्रोम्स आर योर इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के मेंबर हैं, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आपकी कहां पाई जाती है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पे। ओके, सो क्रिस्टा ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ये आउटर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, और इनर मेम्ब्रेन क्या बना लेती है, क्रिस्टा बना लेती है। यानी आप क्रिस्टा बोलो या फिर आप इनर मेम्ब्रेन बोलो, एक ही बात है, तो ये ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। लाइसोसोम कोई लेना देना ही नहीं है। मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, मैट्रिक्स में आपके किसके एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, आपके क्रैब साइकिल के, ना कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के। आउटर वॉल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पे ऐसा कुछ अवेलेबल नहीं होता, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पे ये सारे एंजाइम्स लगे हुए होते हैं। राइट, डन। क्वेश्चन 5, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस CO2 इज नॉट रिलीज्ड, इनमें से किस किस में CO2 नहीं रिलीज होती? एरोबिक रेस्पिरेशन अगर हो रही है प्लांट में, एरोबिक रेस्पिरेशन है मतलब कंप्लीट रेस्पिरेशन है, तो इसमें एट द एंड ऑफ द डे आपको CO2 और H2O देखने को मिलेगा अलॉन्ग विद एनर्जी, तो CO2 बनेगी। सेकंड में भी आपकी एरोबिक रेस्पिरेशन है एनिमल्स में, तो इसमें भी आपकी CO2 प्लस H2O प्लस काफी सारी एनर्जी रिलीज होगी। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, 3 कार्बन का पायरुवेट आपका 2 कार्बन की अल्कोहल यानी C2H5OH प्लस CO2 में कन्वर्ट हो जाता है, तो 3 कार्बन 2 प्लस 1 तो आपका CO2 निकला। लैक्टेट में क्या होता है, लैक्टेट फर्मेंटेशन में क्या होता है, आपका जो 3 कार्बन का पायरुवेट होता है ये 3 कार्बन के लैक्टेट या लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अगर दोनों ही 3-3 कार्बन के हैं तो ये रिएक्शन ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड है, इसमें आपका CO2 के निकलने का कोई स्कोप नहीं है। सो देयर विल बी नो CO2 रिलीज इन लैक्टेट फर्मेंटेशन, ये आपका आंसर हो जाएगा, इसमें कोई CO2 नहीं निकलती। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द मेटाबोलाइट्स इज कॉमन टू रेस्पिरेशन मीडिएटेड टू ब्रेकडाउन ऑफ फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। इन तीनों के मेटाबॉलिज्म को दोस्तों कौन लिंक करता है, आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए लिंक करता है, ये आपका लिंकेज मॉलिक्यूल है। ओके, जहां पे मिलते हैं उसे लिंक रिएक्शन भी बोला जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, द 3 बॉक्सेस इन दिस डायग्राम रिप्रेजेंट्स 3 मेजर बायोसिंथेटिक पाथवे इन द एरोबिक रेस्पिरेशन, आपकी एरोबिक रेस्पिरेशन यहां पर हो रही है। एरोज रिप्रेजेंट द नेट रिएक्टेंट्स और द प्रोडक्ट, एरोज आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को समझा रहे हैं यहां पर। एरोज नंबर 4, 8 और 12 क्या हो सकता है? ओके, पाथवे ए है, ये क्या है आपकी ग्लाइकोलिसिस हो जाएगी, एरोबिक रेस्पिरेशन है तो सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस में आपने क्या डाला, 1 डाला यानी ग्लूकोज डाला, और ग्लूकोज हो चुका है तो आपने 1 जो है आप ग्लूकोज के साथ पता नहीं यहाँ पे क्या डाल रहे हैं यार, क्योंकि ऑक्सीजन की तो इतनी कोई खास जरूरत होती नहीं है, ऑक्सीजन प्रेजेंस होगा तो भी काम कर लेंगे, ऑक्सीजन नहीं होगा तो भी काम कर लेंगे, लेकिन इसके प्रिपरेटरी फेज में आप अपनी जेब से एटीपी जरूर लगाते हो, तो इट इज 2 एटीपी मॉलिक्यूल जो कि आपके लगते हैं फर्स्ट स्टेप और थर्ड स्टेप के ऊपर, तो ये आपकी पाथवे ए है। यहां से आपकी एटीपी निकल जाएगी, ओके, या NADH भी आपका निकलेगा साथ साथ, तो आपका एटीपी और NADH यहां से निकलता है। फिर आपका ये जो ये आपका जो यहाँ पर पायरुवेट है ये एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होकर पाथवे बी में पहुंचा, और यहाँ से जो आपका ऑक्सैलोएसीटेट है ये यहाँ पर आया, क्रैब साइकिल आपकी हो जाएगी। यहाँ पर भी आपके क्या निकलते हैं, NADH निकलते हैं, FADH2 निकलते हैं, और आपका क्या निकलता है, आपका ATP निकलता है। फिर ये आपका पाथवे सी है, दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो इसमें तो आपके एट द एंड ऑफ द डे NADH और FADH2 की सारी एनर्जी ATP के फॉर्म में निकलेगी ही निकलेगी, तो आपका ATP आपका आंसर हो जाएगा जो तीनों स्टेप्स के अंदर निकल जाता है। ये बात एकदम आपकी करेक्ट हो जाएगी। सो ATP इज द थिंग दैट इज रिमूव्ड फ्रॉम ऑल दीज रिएक्शंस। जो आपका ग्लाइकोलिसिस है इसमें आपका जो लास्ट स्टेप होता है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट टू पायरुवेट, उसमें आपकी ATP निकल जाती है, और देन आपका 6 स्टेप पे एक NADP निकलता है, और उसके बाद एक और स्टेप पे आपका ATP निकलता है। कहने का ये मतलब है 2 स्टेप्स ऐसे होंगे जिन पे ATP निकलेगा और एक स्टेप पे आपका NADH निकलेगा, तो ATP यहां पर निकलेगा ही निकलेगा, गारंटी है। फिर यहां पर दूसरे में भी क्या होगा, क्रैब साइकिल में भी आपकी ATP निकलती है। GTP जो आपका निकलता है जब आपका सक्सिनाइल कोएंजाइम से सक्सिनेट पे कन्वर्जन होता है, तो GTP जो निकलता है वो आपका ADP के साथ कपल होकर ATP बना लेता है, तो यहां पर भी ATP मिलेगा। और ये तो आपका खजाना है,
इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो आपका बैंक है, यहाँ पर तो जितने भी NADH और FADH2 बने होंगे वो सारे के सारे ATP में कन्वर्ट हो जाएंगे, सो इट इज द करेक्ट थिंग। ओके, चलिए FADH2 जैसे आपका हर जगह से नहीं निकलता, ये आपका ग्लाइकोलिसिस में नहीं निकलेगा, ये आपका ETS में नहीं निकलेगा, सो देयर आर सम थिंग्स विच आर रेस्ट्रिक्टेड। ओके, चलिए 8 इन माइटोकॉन्ड्रियाज प्रोटॉन अक्यूमुलेट इन, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटॉन कहाँ अक्यूमुलेट हो जाते हैं? प्रोटॉन अक्यूमुलेट हो जाते हैं आपके आउटर मेम्ब्रेन और आपके इनर मेम्ब्रेन के बीच में, यानी ये जो आपको स्पेस दिखाई दे रहा है दिस इज कॉल्ड एज इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, यहाँ पे आपके प्रोटॉन्स अक्यूमुलेट हो जाते हैं और बाद में इन प्रोटॉन्स को आपका पंप किया जाता है इन मैट्रिक्स वाया F0 F1 पार्टिकल। सो इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में आपका क्या होगा, प्रोटॉन का ग्रेडियंट डेवलप हो जाएगा, प्रोटॉन आपके एक्सेस में प्रेजेंट हो जाएंगे, अक्यूमुलेट हो जाएंगे। ओके, द एनर्जी रिलीजिंग मेटाबॉलिक प्रोसेस इन विच सबस्ट्रेट इज ऑक्सीडाइज, सबस्ट्रेट ऑक्सीडाइज हो रहा है विदाउट एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, यानी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं है। आपके जो ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनमें आपका ऑक्सीजन अवेलेबल होता है, दैट इज एरोबिक ऑक्सीडेशन या फिर एरोबिक रेस्पिरेशन, उसमें आपका टर्मिनल जो ऑक्सीजन है ये आपका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम करता है और ये एंड में कन्वर्ट हो जाता है इनटू वाटर मॉलिक्यूल। यानी ऐसे रिएक्शन जिनमें आपका ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट होगा एज एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर या फिर एज एन हाइड्रोजन एक्सेप्टर, इसे आप क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं है तो आप इसे क्या बोलोगे, अनाएरोबिक रेस्पिरेशन। और इस अनाएरोबिक रेस्पिरेशन को आप फर्मेंटेशन भी बोलते हो, जो कि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी में टेक प्लेस करेगा। सो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा, जैसे लैक्टेट फर्मेंटेशन और आपका अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। एरोबिक रेस्पिरेटरी पाथवे इज अप्रोप्रिएटली टर्म्ड, एरोबिक पाथवे को आप क्या बोलते हो, पैराबोलिक, एनाबोलिक, कैटाबोलिक या एम्फीबोलिक। इसके ऊपर पूरा आर्टिकल है एनसीईआरटी में कि ये आपका एनाबोलिक भी है, इसमें आपका सिंथेसिस भी होता है, जैसे कि आपका एसिटाइल कोएंजाइम ये है, हो सकता है वो रेस्पिरेटरी पाथवे से बाहर निकलकर फैटी एसिड बनाने लग जाए। और ये कैटाबॉलिक तो है ही है, क्योंकि 6 कार्बन का आपका जो ग्लूकोज है वो टर्मिनली जाकर CO2 और H2O में कन्वर्ट हो जाता है, विच आर स्मॉलर प्रोडक्ट्स। तो कैटाबॉलिक तो ये यूजुअली होता ही है, लेकिन ये एनाबॉलिज्म भी शो करता है, तो इसे एम्फी बोलते हैं। एम्फी का मतलब होता है ड्यूअल, यानी बोथ कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक रिएक्शन ये हो जाता है। क्वेश्चन 11, chemiosmotic coupling hypothesis of oxidative phosphorylation proposes that adenosine triphosphate is formed because, chemiosmotic hypothesis ने क्या बोला था, आपका एक प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है और जब आप प्रोटॉन पंप करोगे फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन वाया F0 F1 पार्टिकल, तो आपके ADP और PI जो है साथ में मिल जाएंगे और ATP की जनरेशन कर देंगे। एक प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है अक्रॉस द इनर मेम्ब्रेन। ओके, देयर इज अ चेंज इन द परमिएबिलिटी ऑफ द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन टुवर्ड्स ADP, ये बात बिल्कुल गलत है। हाई एनर्जी बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड इन माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन, प्रोटीन में कोई बॉन्ड नहीं बनता, ADP में बॉन्ड बनता है फॉस्फेट के साथ। ATP इज पम्प्ड आउट ऑफ द मैट्रिक्स इनटू इनर मेम्ब्रेनस स्पेस, ऐसा कुछ नहीं होता। ADP आपका मैट्रिक्स में ही प्रेजेंट रहता है और वहीं पे आपकी ATP की कन्वर्जन या सिंथेसिस हो जाती है। तो आपका प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है जब आप उन प्रोटॉन्स को F0 F1 पार्टिकल से पंप करोगे, सो आपको अल्टीमेटली ATP की सिंथेसिस देखने को मिल जाएगी, राइट। सो ए आपका आंसर हो जाएगा यार। चलिए क्वेश्चन 12, द ओवरऑल गोल ऑफ ग्लाइकोलिसिस, क्रैब साइकिल एंड ETS इज द फॉर्मेशन ऑफ, मतलब इनका गोल क्या है, क्यों करते हैं ये काम। ATP फॉर्मेशन इन वन लार्ज ऑक्सीडेशन स्टेप, एक स्टेप नहीं होता, ग्लाइकोलिसिस में खुद 10 स्टेप है, क्रैब साइकिल में भी आपके 7-8 स्टेप है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग स्टेप्स दिए रहते हैं, काफियों में एक एक बीच का स्टेप जैसे आइसोसिट्रेट वगैरह ये स्किप भी किया हुआ रहता है। और ETS में भी आपके 5 अलग अलग कॉम्प्लेक्स हैं जिनसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है, तो ये सिंगल स्टेप नहीं है। अगर सिंगल स्टेप हो जाएगा, एनसीईआरटी की लाइन बोल रहा हूं, अगर सिंगल स्टेप में आपकी सारी एनर्जी निकलेगी तो ज्यादातर एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस हो जाएगी और आपके हाथ में बाबा जी का ठुल्लू आएगा, जो कि किसी काम का नहीं है। शुगर्स बनाना इसका कोई काम नहीं है, न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस इसका कोई काम नहीं है। ATP बनाएगा स्मॉल स्टेप वाइज यूनिट्स में, ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जब स्मॉल स्टेप वाइज यूनिट में आपका कोई प्रोसेस होता है तो वो आपका ज़्यादा रिलायबल रहता है और उसमें हीट के कंटेंट के फॉर्म में आपकी एनर्जी बहुत कम लॉस होती है। 13, ऑल एंजाइम्स ऑफ TCA दैट इज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल यानी कि क्रैब साइकिल आर लोकेटेड इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, क्योंकि मैट्रिक्स में ये प्रोसेस होता है तो सारे एंजाइम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होते हैं एक्सेप्ट इट इज एन एक्सेप्शनल एंजाइम। बिना ऑप्शन देखें सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज इज द आंसर, इसे आप मार्कर एंजाइम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का। ये आपका कहां प्रेजेंट होता है, ये आपका इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट रहता है। तो क्रैब साइकिल के सारे एंजाइम आपके कहां प्रेजेंट है, मैट्रिक्स में, लेकिन सिर्फ यही एक एंजाइम है जो कि आपका इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट रहता है। सो इट इज गोइंग टू बी द आंसर। बिना देखे आपको याद करना है, इट इज एन एक्सेप्शन, ये याद करना जरूरी है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, इसको आप मार्कर एंजाइम भी बोलते हो, राइट। ओके,
हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल्स कुड बी मैक्सिमली जनरेटेड फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। आपके पास एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज है, लिखते जाते हैं साथ साथ। ओके, इफ द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ ग्लूकोज इनटू CO2 and H2O यील्ड 686 किलो कैलोरी। अगर आप इसको पूरे तरीके से ऑक्सीडाइज कर दें एक मोल को, तो आपका 686 किलो कैलोरी मिल जाए आपको एनर्जी। एंड द यूजफुल केमिकल एनर्जी अवेलेबल इन द हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी इज 12 किलो कैलोरी। अगर इतनी एनर्जी बनी है और एक एटीपी में आपकी जो एनर्जी है वो है 12 किलो कैलोरी, तो पूछा हुआ है टोटल एटीपी कितनी बनी। बच्चों वाला सवाल नहीं है, जाहिर सी बात है बच्चों वाला सवाल है। क्या करना है आपको, टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एटीपी, या फिर सॉरी एनर्जी इन द एटीपी, तो आपका नंबर ऑफ एटीपी निकल के आ जाएगा। सो डिवाइड कर लेना। 686 अप्रोक्सीमेशन के लिए पहले देख लेते हैं। ऑप्शन है 1, 2, 30 और 60, 57, बहुत दूर दूर है ऑप्शन, तो अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं। तो 700 मान लेता हूं इसको मैं अराउंड 12 ही मान लेता हूं, 10 मान लेता हूं, तो आपका अराउंड 60-70 के आसपास आंसर आएगा। 12 भी मानूंगा तो अराउंड 60 के आसपास आंसर आएगा। ऑप्शन देख लो, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, 60 के आसपास एक है, तो आप अप्रोक्सीमेशन से भी करेक्टली 10-20 सेकंड में आंसर निकाल सकते हो। आपका 57 आंसर हो जाएगा। इसमें ग्लूकोज का कोई लेना देना नहीं था। आपको एक क्वांटिटी दी हुई है, आपको ए दिया हुआ है, आपको बी दिया हुआ है, आपको सी निकालना है बस, और एक ऐसी इक्वेशन लगानी है जिसमें 3 ही चीजें हो, ए, बी और सी। सो सी क्या है, ए डिवाइडेड बाई बी। 686/12 इज इक्वल टू 57, करके देख लेना। 56 पॉइंट कुछ है, 57 पॉइंट कुछ आ जाएगा, तो ओवरऑल 57 इज द कंप्लीट एटीपी जो कि बनेगी। During which state of complete oxidation of glucose are the greatest number of ATP molecules formed from ADP? यानी ADP से ATP किस स्टेप पे सबसे ज्यादा बनता है। ग्लाइकोलिसिस में कितने बन रहे थे, ग्लाइकोलिसिस में आपके 2 स्टेप ऐसे थे जिसपे आपका ADP से आपका ATP बन रहा था। तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ATP इंटू 2 इज इक्वल टू 4 ATP, और आपका 4 ATP से 2 आपने लगा दिए थे स्टार्टिंग में प्रिपरेटरी फेज में, तो नेट गेन आपका आया 2 ATP का। ये आपका नेट गेन है। क्रैब साइकिल में आपका क्या क्या बनता है, जैसे यहां पर आपका देखो, यहां पर आपका इसके अलावा क्या बना है, एक मॉलिक्यूल NADH का भी बना था 6 स्टेप में। इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 2 NADH भी आपको मिले, जो कि आपको यहां नहीं मिलते, आपको ETS में जाकर मिलते हैं, तो ये आपको नेट हाथ में नहीं मिले। क्रैब साइकिल में क्या होता है, एक स्टेप पर आपको क्या मिलता है, GTP, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 आपको GTP मिले। 3 पोजीशन पर आपके क्या निकलते हैं, NADH, तो 3 इंटू 2 यानी 6 आपके NADH हो गए, और एक पोजीशन पर निकलता है आपका FADH2, सो 1 इंटू 2 दैट इज 2 FADH2 मॉलिक्यूल्स आपके यहाँ पर हो गए। यहाँ पर आपको हाथ में सिर्फ 2 ATP मिलेंगे, सो 2 ATP आपको ग्लाइकोलिसिस में मिले, 2 आपको क्रैब साइकिल में मिले। कन्वर्जन ऑफ पायरुविक एसिड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम में यहाँ पर आपका क्या निकलता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH निकलते हैं सिर्फ, और आपका कुछ नहीं निकलता है यहाँ पर। सो एट द एंड ऑफ द डे आपको ATP वगैरह यहाँ पर नहीं मिलेगी। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या होता है, ये वाले 2 NADH, ये वाले 6 NADH, ये वाले 2 FADH2 और ये वाले 2 NADH, सारे के सारे जाकर आपका अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ATP में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो कितना हुआ आपका, 2 NADH, 6 NADH, 8 NADH और 2, कितना हो गया, 8 और 2 आपका बेसिकली 10 NADH हो गया, तो 30 ATP आपको मिल गए, 30 ATP आपको मिल गए। और 2 FADH2 है तो 4 ATP आपको मिल गए। तो 2 आपको यहाँ मिले ATP, 2 आपको यहाँ मिले ATP, 4 और 34, 38, आपकी कैलकुलेशन एकदम करेक्ट आ गई। इसका मतलब हम लोगों ने जो भी डिस्कस किया है बिल्कुल करेक्ट है। सो आपका 34 ATP यहाँ पर बनी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, ये एकदम बैंक है आपका, जहाँ पर NADH और FADH2 जो आपके चेक हैं उनको कैश में कन्वर्ट किया जाता है। 16, इन ग्लाइकोलिसिस ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड बाय। अगर ग्लाइकोलिसिस में ऑक्सीडेशन हो रही है तो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कौन करेगा, ATP नहीं, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट नहीं। ओके, इलेक्ट्रॉन्स रिमूवल का काम किसका होता है, NADH जो है आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है, NADH में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, यहां पर ये गेन कर लेता है आपके हाइड्रोजन्स। ओके, सो इन ग्लाइकोलिसिस आपका ऑक्सीडेशन जो होगा तो आपका NAD क्या हो जाएगा, NAD आपका रिड्यूस हो जाएगा साथ साथ। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन यहाँ पर प्रेजेंट नहीं रहता, ग्लाइकोलिसिस में आपकी ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं रहती, और ATP में कोई ऐसे ऑक्सीडेशन की जरूरत नहीं रहती। यहाँ पर आपका फॉस्फेट ऐड होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ATP, तो ATP आपका उसके बाद कुछ गेन नहीं करता। सो NAD इज गोइंग टू बी योर आंसर। ये आपके रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट बोले जाते हैं। NADH जो होता है या जो FADH2 होता है, इनको आप बोलते ही रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट हो, यानी ये रिड्यूस हो सकते हैं और ये आपका गेन कर सकते हैं अलग अलग मॉइटीज को। 17, इन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, यानी ऐसा फर्मेंटेशन जिसमें अल्कोहल निकलता है, ट्रायोज फॉस्फेट इज द
इलेक्ट्रॉन डोनर, ट्रायोस फॉस्फेट इलेक्ट्रॉन डोनर है, while acetaldehyde is the electron acceptor. acetaldehyde electron acceptor है. Triose phosphate is the electron donor while pyruvic acid is the electron acceptor. Okay, there is no electron donor, oxygen is the electron acceptor. तो फर्मेंटेशन में ऑक्सीजन तो होगी नहीं, एनारोबिक होता है, ये गलत. देयर इज नो इलेक्ट्रॉन डोनर, रेडॉक्स रिएक्शन करना है, इलेक्ट्रॉन डोनर की जरूरत है. अब इन दोनों में से ढूंढ लो सही कौन सा है. ट्रायोस फॉस्फेट इलेक्ट्रॉन डोनर है और एसिटल्डिहाइड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है. आपका क्या होता है, ये जो पायरुवेट है मेरे दोस्त, ये जो पायरुवेट है या फिर जो आपका पेप से बनता है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपका कन्वर्ट होता है सबसे पहले 2 कार्बन के एसिटल्डिहाइड में. तो यहाँ पर 2 एंजाइम लगते हैं आपके. पहला आपका पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज. पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज क्या कर देगा मेरे दोस्त, नाम क्या है इसका, डी कार्बोक्सिलेज, तो -CO2 कर देगा. तो 3 कार्बन का अगर आपका पायरुवेट है तो 2 कार्बन की अल्कोहल बन जाएगी, दैट इज C2H5OH. ओके, इस अल्कोहल को अभी बनी नहीं है ये अल्कोहल, लेकिन हाँ अगर आपको 2 कार्बन का कुछ बनाना है तो आपको 1 कार्बन डाइऑक्साइड निकालना पड़ेगा. सो डी कार्बोक्सिलेशन वाले स्टेप में 1 कार्बन डाइऑक्साइड निकला तो एसिटल्डिहाइड बन गया. अब इस एसिटल्डिहाइड पे एक्ट करता है आपका अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज. जब अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एक्ट करता है तब जाके अल्कोहल में कन्वर्ट होता है. यानी अगर आपको अल्कोहल बनाना है तो एसिटल्डिहाइड से होकर गुजरना पड़ेगा. तो ये स्टेटमेंट आपकी देखने लायक है. एसिटल्डिहाइड इज द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. एसिटल्डिहाइड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है और आपका ट्रायोस फॉस्फेट इलेक्ट्रॉन डोनर है. ये तो यार कुछ खास बना नहीं, बिकॉज एक्सेप्टर और डोनर का साइड आपको देखना पड़ेगा कि बेसिकली कौन रिड्यूस हो रहा है और कौन आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है. दैट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, जैसे आपका CH3CHO. तो यहाँ पे आपका 1 ऑक्सीजन है और इसके साथ साथ आपके 3-4 हाइड्रोजन है और 2 कार्बन है. यहाँ पर देखो आपके 5 हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है और आपका क्या है, आपका 2 कार्बन है. तो यहाँ पर आपके 4 हाइड्रोजन थे और यहाँ पर आपके कितने हैं, 6 हाइड्रोजन है. तो क्या हो रहा है, आपका एसिटल्डिहाइड रिड्यूस हो रहा है. एसिटल्डिहाइड रिड्यूस हो रहा है. ओके, एसिटल्डिहाइड रिड्यूस होगा तो इट इज गोइंग टू बी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. सो ए आपका आंसर हो जाएगा, ना कि बी. तो आपको ये बेसिकली कैलकुलेट करके देखना है कि एसिटल्डिहाइड का किस तरीके से ट्रांजिशन हो रहा है. इतना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन अभी नहीं आता, बहुत पुराना क्वेश्चन है, राइट. इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डू द 2 नेम्स रेफर टू वन एंड द सेम थिंग. ऐसी कौन सी ऑप्शन है जिसमें आपके दोनों चीजें जो हैं सेम ही आपकी चीज की तरफ इंडिकेशन करें. क्रैब साइकिल एंड केल्विन साइकिल. क्रैब साइकिल आपका TCA साइकिल है, केल्विन साइकिल आपका C3 साइकिल है. फोटोसिंथेसिस का अलग अलग है. ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल यानी TCA साइकिल एंड सिट्रिक एसिड साइकिल, दोनों क्रैब साइकिल को ही बोला जाता है. सही बात है. सिट्रिक एसिड साइकिल केल्विन साइकिल नहीं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल एंड यूरा साइकिल नहीं, ये तो बहुत ही डिफरेंट है. तो आपका बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. ओके, चलिए. तो गाइज दीज वर सम क्वेश्चंस फ्रॉम रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड आई होप आपको समझ में आ गए होंगे. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्लीज शेयर कर दीजिए इस वीडियो को with your friends so that they can also get very good content for NEET examination. Thank you so much guys for watching this. Lots of love and I'll catch you in the next video. Thank you.